Greeting students, I hope you all are fine and okay at your home. Let's start chapter 6 of class 11. तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय कार्यपालिका की विशेषताएं। तो इसका फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक समरूपता। ये खास है क्योंकि मंत्रिमंडल की जो समरूपता होती है वो सभी मंत्री एक ही राजनीतिक पार्टी के सदस्य होते हैं और यदि उनमें कोई भी सरकार को ठोस निर्णय लेना है तो वो सभी मंत्रियों की पॉजिटिव सोच के तहत उसको लागू कर दिया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है कि कोई भी निर्णय लेना है तो उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग दलों के सदस्य नहीं होते, एक ही दल के सदस्य होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रिमंडल की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ। कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्यों को मिलाकर कैबिनेट एक छोटी सी समिति होती है कि जो भी जिस दल की सरकार होती है उसमें से कुछ नुमाइंदे या चुनिंदे व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिलता है और ये मंत्री अपने विभागों के मुखिया होते हैं। क्योंकि यदि सरकार कोई भी निर्णय लेती है और उसको निर्णय को लागू करवाना चाहती है तो जितने भी मंत्री होते हैं वो अपने विभागों को आदेश दे देते हैं और उन विभागों में ये काम लागू हो जाता है। जैसे कि नोट है इसके विषय में कि 1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार संविधान में किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, कि राष्ट्रपति इसमें अड़चन नहीं कर सकता या रोड़ा नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसको तो जो मंत्रिमंडल ने या कैबिनेट ने पास कर दिया है उसको लागू हर हाल में करना ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अधिवेशन में भाग नहीं लेता। कि भारतीय कार्यपालिका की विशेषता यह है कि राष्ट्रपति, क्योंकि हमारी संसद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संसद से मिलकर बनी है, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो इन सभी को राष्ट्रपति के जितने भी अधिवेशन होते हैं तो राष्ट्रपति एक बार अभिभाषण के साथ सरकार की शुरुआत करता है, लेकिन उसके बाद में दोबारा वो उसमें शामिल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री किसी न किसी विभाग का राजनीतिक मुखिया होता है। अपने अधीन विभाग के समुचित प्रशासकीय प्रबंध के लिए वह मंत्री उत्तरदायी होता है। यदि विपक्षी दल किसी भी प्रकार की कोई बात पूछता है या किसी प्रकार की कोई उससे आर्ग्यूमेंट करता है तो मंत्रिमंडल को उसका जवाब देना ही पड़ता है और प्रत्येक मंत्रालय संबंधित दोषपूर्ण निर्णय का उत्तरदायित्व समूचे मंत्रिमंडल पर ही होता है और समूचे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से कोई गलती करता है जिसका ज्ञान मंत्रिमंडल में या उसके साथियों मंत्रियों को नहीं होता। ऐसी स्थिति में संबंधित मंत्री अधिकार व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होता है। इसी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के कारण वह अपने पद से त्यागपत्र देता है। भारत के इतिहास में ऐसा कई बार उदाहरण है जब अपनी गलतियों के कारण केवल संबंधित मंत्रियों ने ही त्यागपत्र दिए थे। उदाहरण के लिए तौर पर लाल बहादुर शास्त्री ने अपने रेल मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। इसी प्रकार 1962 में चीन से भारत की अपमानजनक हार के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है गोपनीयता। गोपनीयता भारतीय कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेषता है। मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही गुप्त रखी जाती है। यदि कोई भी किसी भी कार्यवाही को वो ओपन कर देते हैं या किसी को पता चल जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ये कार्यपालिका की है। मंत्रिमंडल के अधिवेशनों में किसी गैर सदस्य को बैठने की आज्ञा नहीं होती। पद ग्रहण करने से पूर्व सभी मंत्री यह शपथ लेते हैं कि मंत्री की मंडल की समूची कार्यवाही के निर्णय को गुप्त रखेंगे। कोई भी मंत्री मंत्रिमंडल की कार्यवाही को बाहर लीक नहीं करता। यदि कोई मंत्री ऐसा करता है तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र का कार्यपालक होता है, क्योंकि राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि
भारत में 3 स्थितियां लागू हो जाती हैं, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो उसमें प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एक्शन हो जाती हैं और राष्ट्रपति पावरफुल हो जाता है। और क्योंकि वो तीनों सेनाओं का हमारा सेनापति होता है, इसलिए उसको पूरी कमांड के साथ, मजबूती के साथ कार्यवाही करने का आदेश मिल जाता है। तो राष्ट्रपति के पद पर कैसे चुनाव होता है और इस विषय में योग्यताएं, व्यवस्थाएं, कार्यकाल, राष्ट्रपति का पद खाली होने की व्यवस्था, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के दोनों पद रिक्त होने पर की अवस्था, पुनः चुनाव, वेतन या भत्ते, इन सभी का हम यहाँ जिक्र करेंगे। और आगे देखते हैं राष्ट्रपति पद से जुड़ी सामान्य व्यवस्थाएं। तो क्या क्या हैं? राष्ट्रपति के पद से जुड़ी सामान्य व्यवस्थाएं ये हैं कि राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत की गई है। 52 के अंदर आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है, प्रशासन उसी के नाम पर चलाया जाता है, लेकिन व्यवहार में वह शक्तिहीन होता है। कहने का मतलब उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री प्रयोग करता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, उसकी योग्यताएं, क्वालिफिकेशन। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, उसमें सब योग्यताएं हों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक हो, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभदायक पद पर आसीन न हो, वह दिवालिया या पागल न हो, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से प्रत्याशी के लिए 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करवाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह कानून के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे व्यक्ति का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित या 50 अन्य मतदाताओं द्वारा उसके नाम का अनुमोदन होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्यकाल। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। यह इसमें उस दिन से आरंभ होता है जिस दिन से राष्ट्रपति अपने पद से की पद या गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर लेता है। राष्ट्रपति की अवधि समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। यदि किसी विषय पर, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति का पद खाली होने की अवस्था में, कि राष्ट्रपति का पद वैसे तो 5 साल के बाद ही उसको समाप्त समझा जाता है या उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद ही, लेकिन फिर भी इसके अंदर 3 व्यवस्थाएं ऐसी दी गई हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। या तो उसकी डेथ हो जाए, या उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, या वह अपने पद से स्वयं खुद ही त्यागपत्र दे दे। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर की स्थिति में, यदि किसी कारण राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त हो जाए तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो अस्थायी रूप से इस पद को संभालता है, क्योंकि वो परमानेंट लगातार नहीं, जब तक अगले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर लिया जाता तब तक हमारे मुख्य न्यायाधीश इस पद पर आसीन होते हैं। और ऐसा सितंबर 1982 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी बीमारी का उपचार करवाने के लिए अमेरिका गए थे। तब उस समय उपराष्ट्रपति श्री एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट पॉइंट है पुनः चुनाव। संविधान के अनुसार भूतपूर्व राष्ट्रपति का वर्तमान राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, परंतु एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है यह हमारे संविधान में अमुख है, क्योंकि इसके विषय में ये नहीं कहा गया है कि वो कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि जैसे कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पद के लिए 2 बार चुने गए थे, परंतु अन्य सभी राष्ट्रपति 1 बार ही इस पद पर सुशोभित हो पाए हैं, 1 बार ही। तो नेक्स्ट है पॉइंट वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति को 50,000 रुपये मासिक वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं, लेकिन नई अब वेतनमान के अनुसार इनको 5 लाख रुपये वेतन और भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। रेजिडेंस आवास फ्री है और इनको राष्ट्रपति से पद से त्यागपत्र देने के बाद 3 लाख रुपये वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे और भी अन्य भत्तों के साथ साथ और भी सुविधाएं दी जाती हैं। राष्ट्रपति के पद से हटाने की विधि
राष्ट्रपति को वैसे तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन यदि संसद के